तो इनकी जो किताब है वह है तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात का मतलब होता है अध्याय। तबकात का मतलब होता है अध्याय, और नासरी का मतलब नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित करके मिनहाज-उस-सिराज ने जो किताब लिखी वही तबकात नासरी कहलाई। ठीक है, ये फारसी भाषा में है। अक्सर ये पूछा जाता है इसमें कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नेट के लिए महत्वपूर्ण है, नेट जीआरएफ की दृष्टि से। तो इसमें कुल 23 अध्याय हैं। इसमें कुल 23 अध्याय हैं तबकात नासरी में। 23 और फिर इसमें क्या किया है कि मिनहाज-उस-सिराज ने अध्यायों के अंतर्गत बांट बांट करके इतिहास को लिखा है और बताया है कि मैं किस स्रोत से लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो हसन निजामी जब लिख रहा था, तो वो स्रोतों के विषय में बात नहीं कर रहा था कि मैंने कहाँ से लिखा। तो उसके साथ तो वो बात जायज़ थी कि वो कहाँ से लिखा, कोई मतलब नहीं बताता तब भी चल जाता। लेकिन मिनहाज-उस-सिराज के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मिनहाज-उस-सिराज क्या कर रहे हैं कि इतिहास को केवल नसीरुद्दीन महमूद का इतिहास नहीं लिख रहे हैं, ये इसमें जो है बहुत पहले से इतिहास लिख रहे हैं। आदम, अल्लाह के ज़माने से इतिहास को लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पैगंबर मोहम्मद साहब और उससे पहले का इतिहास ये लिखते हैं। तो अब अगर आगे का इतिहास लिखना है तो वो कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए लिखे होंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से जो किताबें उस समय उपलब्ध रही होंगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनका अध्ययन करते हुए और उनका स्रोत बनाते हुए फिर इन्होंने आगे का इतिहास को लिखा, और मतलब जिस समय के इतिहास को लिखा उस समय जो किताबें उपलब्ध थी उनका भी मिनहाज-सिराज ने इस्तेमाल करने का प्रयास किया और किया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो पहला अध्याय है वो आदम से लेकर के मोहम्मद साहब का वृतांत है। जो पहला अध्याय है वो आदम से लेकर के मोहम्मद साहब का वृतांत है। मोहम्मद साहब का वृतांत है। कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनसे पहले भी कई हजार पैगंबर हुए थे। ठीक है, तो ये मत आप लोग मानिएगा कि मतलब कि इससे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब से कोई पैगंबर नहीं था, उससे पहले भी बहुत से पैगंबर हुए थे। तो जो प्रथम अध्याय है उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब तक का वर्णन किया है उन्होंने। ठीक है, आदम से लेकर। जो दूसरा अध्याय है उसमें क्या किया है कि चारों खलीफा, जो चारों खलीफा हैं उनके विषय में इन्होंने वर्णन किया है। चारों खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर, हाँ अबू बकर, उस्मान, अली। हाँ अबू बकर, उस्मान, अली और एक हजरत उमर। ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान, ऐसे लिखिएगा। अबू बकर, एक मिनट माइक बंद करिए आप। हाँ, ऐसे लिखिएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ठीक है, तो जो चौथे खलीफा हुए वो अली हुए। तो इन चारों जो खलीफा थे उसके बारे में वर्णन है। तो ये जो पहले दो अध्याय हैं ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि ये चार खलीफा के विषय में है और पैगंबर मोहम्मद साहब के तक की बात है। जो तीसरा अध्याय है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें बनी उमैया का वृतांत है। जो तीसरा अध्याय है वो बनी उमैया का वृतांत है। जो चौथा अध्याय है उसमें भी बनी अब्बास का वृतांत है। जो पांचवा अध्याय है उसमें ईरान के जो बादशाह थे उनके विषय में बात की गई है। जो छठा अध्याय है उसमें तुब्बा तथा यमन के बादशाह के विषय में बात की गई है। जो सातवां अध्याय है उसमें ताहिरी वंश का वृतांत है।
और जो 8वां अध्याय है उसमें सब फारी वंश का वृतांत है। 9वां अध्याय जो है उसमें समानी वंश का इतिहास है। समानी, ठीक है, समानी एक डायनेस्टी थी, ठीक है, एक राजवंश था। उसके बाद जो 10वां अध्याय है उसमें दैलमी वंश का इतिहास है। फिर जो 11वां अध्याय है वह फिर महत्वपूर्ण होता है। वह जो 11वां अध्याय है उसमें सुबुक्तगीन का वंश है, जो सुबुक्तगीन है उसके विषय में बात की गई है, ठीक। फिर जो 12वां अध्याय है वो जो सल्जूक डायनेस्टी है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। सल्जूक डायनेस्टी और कुछ नहीं, मतलब नाम याद रखिए, सल्जूक डायनेस्टी, ठीक। तो जो 12वां अध्याय है वो सल्जूक वंश के बारे में है और जो 13वां अध्याय है वो संजर वंश के बारे में है। फिर चौथा अध्याय है वो नीमरोज तथा सियस्तान के बादशाह का विवरण है। फिर जो 11वां अध्याय है, जो 15वां अध्याय है उसमें कुर्द वंश के बारे में बात की गई है। फिर जो 16वां अध्याय है ख्वारिज्म के शाहों का विवरण है। जो 17वां अध्याय है असवानी तथा गोर के सुल्तानों का वर्णन है, ठीक है। जो 17वें से लेकर के जो 23वां अध्याय है यहाँ तक का इतिहास फिर महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले 2 अध्याय और फिर आपका जो 17वें से लेकर के 23वें अध्याय तक, क्योंकि यहाँ से फिर बात की जाती है दिल्ली सल्तनत के विषय में। तो जो 17वां अध्याय है वह असवानी तथा गोर के सुल्तानों का विवरण है, ठीक। 8वां जो अध्याय है उसमें गजनी के ससवानी वंश के विषय में बात की गई है। जो 19वां अध्याय है वो हिंदुस्तान के मुइजी सुल्तानों का विवरण है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, फिर उन्हीं के विषय में बात की गई है 19 और अध्याय 20 और 21 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए आपके, और इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, रजिया है, इन सब के विषय में बात की गई है अध्याय 19 से लेकर के 21 तक। फिर जो अध्याय 22 है उसमें शमसी मालिकों का वृतांत है। और जो अध्याय 23 है उसमें इस्लाम पर जो संकट आए तथा इस्लाम पर जो संकट आए और जो मंगोलों का आक्रमण हुआ उसके विषय में बात की गई है अध्याय 23 नंबर में, ठीक। तो ये एक संक्षिप्त ब्यौरा हो गया मिन्हाज सिराज की किताब का, तबकात नासरी का, क्या क्या है। थोड़ा सा जैसे होता है कि क्या है आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको जब हसन निज़ामी पढ़ाया था तो हसन निज़ामी के विषय में एक बात की थी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है चौहान, ठीक है, उसको जब मोहम्मद गौरी पराजित करता है तो हसन निज़ामी उसके विषय में एक विचार व्यक्त करता है, ठीक है। वह विचार क्या था बताइए। बताइए, मैंने आपको लिखवाया था इसको, बाकायदा कोटेशन लिखवाया था कि क्या था, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से आप लोग के नेट जीआरएफ की। क्या था हसन निज़ामी पृथ्वीराज तृतीय के विषय में क्या कहता है? ओके, हसन निज़ामी कहता है कि जब वो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पराजित होता है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, तो वह बताता है कि उसकी मृत्यु वहीं पर ना हो करके वह कुछ दिन अजमेर में वहां पर उसके नाम से शासक करता है, गौरी के नाम से, ठीक है, उसके नाम से वो शासन करता है कुछ दिन, अर्थात जीवित रहता है, बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो जो आपके मिन्हाज सिराज हैं, मिन्हाज सिराज हैं, ये कहते हैं कि उसी समय उसी मैदान में पृथ्वीराज
तृतीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उलट है। क्लियर? सर इसको रिपीट कीजिए सर। जो पृथ्वीराज तृतीय युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, जो हसन निजामी का कहना है, या फिर वो देखिए, कुछ जो दिन गौरव युद्ध क्षेत्र में मारा गया, हाँ मेरी बात सुनिए अरविंद जी, ठीक है, जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, ठीक है, वह कहते हैं मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाजुस सिराज का सीधा विचार है कि पृथ्वीराज चौहान उसी समय मारा गया, ठीक है, 1192 में। लेकिन जो हसन निजामी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो मारा नहीं गया, बल्कि वो उसे बंद कैद कर लिया गया और उसने कुछ दिन फिर उसी के नाम से, गौरी के नाम से शासन किया। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये दोनों चीजों को याद रखिए, ठीक है, दोनों पूछा जाता है। ठीक, तो चंद्रवरदाई कुछ और बोलते हैं ना, तो किनकी ठीक है। बातें सही है? नहीं, वो सही किसकी नहीं है, ये हिस्टोरियन है, ठीक है, चंद्रबरदाई लिटरेचर है, ठीक है, Yes, sir. वो साहित्य है, ठीक है। तो Yes, sir. अगर चंद्रबरदाई का कोटेशन आता है देन वो सही होगा, अगर ये हिस्टोरियन है तो इनका प्रमाणिक होगा, ठीक है। तो फिर भी देखिए आप, अब जो मिन्हाज सिराज जो बाद में बात कहते हैं, उनको लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उस समय नहीं थे, तत्कालीन इतिहासकार नहीं है। क्लियर? ये जो है बाद में है। अब क्या बात, मैंने पिछली क्लास में एक और बात कही थी, जो बताते हैं आप लोग, कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्का चलाया था कि नहीं चलाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुतबा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये जो सारी बातें हैं, जो सिक्का चलाने की बात और खुतबा पढ़ने की बात, इनको मिन्हाजुस सिराज ही कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्का चलाया और खुतबा पढ़वाया। तो इसी इनका बात को इसलिए इतिहासकार नहीं मानते क्योंकि ये तत्कालीन इतिहासकार नहीं है उस समय के, और कोई दूसरा इतिहासकार इस बात को मेंशन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इनकी बात को कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में जो सिक्का चलाने वाली बात है, परिवर्ती इतिहासकार, जो बात के इतिहासकार हैं, जो आज के इतिहासकार, वो नहीं मानते हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया? उस समय जो नहीं डाउट था, थोड़ा सा हुआ। और एक बात, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। जो आराम शाह को पुत्र बताया जाता है, वो इसको ये मेंशन कहते हैं कि कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां ही थी, 3 उनके पुत्रियां ही थी। ठीक, इसके बाद हाँ, हसन निजामी कहते हैं या मिन्हाजुस सिराज कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक भी पुत्र नहीं थी। मिन्हाजुस सिराज, ठीक है। देखिए, ये पहले का इतिहास लिख रहे हैं, अब माने इतिहासकार या ना माने वो अलग मैटर, लेकिन ये इनके में जानकारियां हैं, ठीक है। ये आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं, ठीक है, मिन्हाजुस सिराज, ऐसे ही ध्यान रखना है। इसके बाद इल्तुतमिश के विषय में ये बताते हैं कि वह एक प्रकार का बहुत बड़ा दानी है, अर्थात उसको दूसरा हातिम कहते हैं। ये इल्तुतमिश को मिन्हाजुस सिराज दूसरा हातिम कहते हैं और उसको बहुत बड़ा एक दानी बताते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वो अपने आलिमों, सैयदों, मालिकों, अमीरों एवं सदरों को लाखों हजारों में दान देता था। ठीक, तो इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, एक सवाल आएगा अभी आपका। तो ये बताते हैं कि इल्तुतमिश भी बहुत बड़ा दानी है, ठीक, लाखों हजारों में अपने अमीरों, उलमाओं को ये दान देता था। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है आपका, वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, उसको कहता है ये कि ये जब चलता था गलियों में, ठीक है, तो बहुत सा धन लुटाते हुए चलता था, सोना चांदी हाथों से, और मतलब लुटाते हुए, फेंक, मतलब जो अगल बगल रहते थे उनमें बांटते हुए चलता था ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यहाँ पर एक सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी वो महिला है जो बहुत ज्यादा दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? दिल्ली सल्तनत की वह कौन सी ऐसी महिला है जो सिर्फ दान देने के लिए जानी जाती थी? बताइए, बोलिए आप लोग, बताइए।
आप लोग सीरियस पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान का कहना सही होगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो रजिया सुल्तान नहीं होगा, ठीक है। और महिला की रूप में आ रही है। हाँ, महिला है, ठीक है। तो वह जो महिला है उसका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान लिख लीजिए आप लोग, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है उसकी माँ है। क्लियर? हाँ, इसके में दो लक्षण थे इसकी माँ में कि ये तो एक निरंकुश भी थी और साथ साथ दान देने के लिए जानी जाती थी। ये सवाल पूछा गया है बाकायदा, आपके एग्जाम में आ चुका है। कई इतिहास के जो एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है 2-3 बार, कौन सी ऐसी महिला है, ठीक। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ है शाह तुर्कान, जो दान देने के लिए जानी जाती थी। तो यह भी रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी मतलब बहुत ज्यादा दान देता था उस समय। फिर उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण एकमात्र शासिका है, पहली शासिका है दिल्ली सल्तनत की, वह है आपकी रजिया, ठीक। रजिया को मिन्हाजुस्सिराज बहुत ही बुद्धिमान, न्यायशील और उदार बताया है। रजिया को मिन्हाजुस्सिराज ने बहुत ही बुद्धिमान, न्यायशील और उदार बताया है। रजिया से एक सवाल आता है मिन्हाजुस्सिराज की किताब को लेकर के कि मिन्हाजुस्सिराज का रजिया के विषय में क्या विचार है। तो मिन्हाजुस्सिराज कहता है कि रजिया जो दिल्ली सल्तनत की शासिका है उसमें एक शासिका बनने के सभी प्रकार के गुण थे, उस जो एक शासक में होने चाहिए। लेकिन जब उसे गद्दी से हटाया गया तो उसका एकमात्र अवगुण था, एकमात्र कमी थी, वह था स्त्री होना। क्लियर? उसको इसलिए रजिया मिन्हाजुस्सिराज कहता है कि रजिया को इसलिए गद्दी से हटना पड़ा या हटाया गया अमीरों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा, क्योंकि वह एक महिला थी, ठीक है। ये सवाल आपका नेट दिसंबर एग्जाम 2015 में आया है, नेट के एग्जाम में आया है, ठीक। तो याद रखिए ये कोटेशन मिन्हाजुस्सिराज कहता है कि उसमें सभी गुण थे शासिका बनने के, रजिया के अंदर एकमात्र अवगुण था, तो वह था उसका महिला होना। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका विचार? बोलिए आप लोग। यस सर। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या आता है कि नसीरुद्दीन महमूद, ठीक, जो महत्वपूर्ण शासक है नसीरुद्दीन महमूद। और मैंने बता दिया कि जो बहराम शाह थे उसको मैंने पहले बता दिया कि उसके समय क्या इसकी स्थिति रही, मतलब मिन्हाजुस्सिराज की कैसे पद पे रहा, उसको पहले ही मैंने बता दिया है आप सभी को। तो अब क्या नसीरुद्दीन महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद के समय में इसने एक नासिर नामा नाम से पहले कविता लिखा था, ठीक है। नासिर नामा नाम से लिखा था और उसी के बाद नासिर नामा, उसी के बाद इन्होंने तबकाते नासिरी लिखा था। और इस समय नसीरुद्दीन महमूद के समय ये क्या कह सकते, काजी के पद पे थे दिल्ली के। तो उसी समय इन्होंने कहा, जो सिराज में मिन्हाजुस्सिराज हैं, अपनी किताब को जब लिखा तो इन्होंने प्रत्येक बात जो नसीरुद्दीन महमूद की जो लड़ाइयाँ होती थी उसको जिहाद से जोड़ करके दिखाया और इस्लाम के फॉलोअर, मतलब इस्लाम के बहुत बड़े अनुयायी के रूप में नसीरुद्दीन महमूद को पेश किया, ठीक है। यह किताब जो तबकात नासिरी, यह पूरी तरीके से नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ठीक है। ये भी सवाल आता है ये किताब किसको समर्पित है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया कि मतलब पूछा गया भी है किसको, किसने लिखा है, साथ साथ ये भी अलग से सवाल आया है कि यह किताब किसको समर्पित है। तो यह किताब पूरी तरीके से नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ठीक, जो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। तो उसके समय में ये किताब को लिखते हैं और फिर इसमें ये किताब जो है आपकी 1260 में ही पूर्ण हो जाती है, ठीक है। 1260 में कंप्लीट कर देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं लिख करके।
तो इसके बाद भी नसीरुद्दीन महमूद शासक रहा। तो अब ये भी जैसे कि फिरोज शाह जो आपका जियाउद्दीन बर्नी है, उसके विषय में ये सन भी पूछा गया कि वो किताब किस फिरोज शाह के कितने वर्षों तक का इतिहास बताती है। तो फिरोज शाह तक के मात्र 6 वर्षों तक का इतिहास बताती है तारीख फिरोज शाह। ठीक है, पूरा काल का नहीं बताता है फिरोज शाह का जियाउद्दीन बर्नी। तो उसी प्रकार से जो आपके मिनहाज सिराज, ये भी नसीरुद्दीन महमूद के जो आखिरी पड़ाव का इतिहास है उसके विषय में बात नहीं करते हैं, और बलवन के काल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया। अब इनमें बात आती है कि इनके इतिहास की क्या कमियां हैं, क्या कुछ ऐसी बातें, ये तो महत्वपूर्ण हो गया, मतलब इतिहास को लिखा, इसमें क्या क्या लिखा, क्या इसमें और बात है जो इसकी कमियां हैं, जैसे आलोचना आती है बात थोड़ा सा। तो जो एक दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं के निसामी, खलीक अहमद निसामी, जो दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं के निसामी अर्थात खलीक अहमद निसामी, उनकी जो किताब है, महत्वपूर्ण किताब है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सुल्तनत, ना कि सल्तनत, दिल्ली सुल्तनत। तो खलीक अहमद निजामी बताते हैं कि इन्होंने जो मिनहाज सिराज ने अपनी किताब लिखा, इसका इन्होंने इसलिए लिखा, इसको मिनहाज सिराज ने इसलिए लिखा, ये बादशाह जो बादशाह नहीं होगा यहाँ पर, सुल्तान ही होगा, क्योंकि बादशाह मुगल काल में होते हैं। तो जो मिनहाज सिराज है, इन्होंने सुल्तानों की प्रशंसा के लिए और वाहवाही के लिए और लाभ के लिए लिखा। ठीक, लाभ के लिए लिखा। तो ऐसा के निसामी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जब रेहान इमानुद्दीन जो रेहान की बात आती है, जब पद से इनको हटा दिया जाता है, तो उसके विषय में ये आलोचनात्मक शब्द, मतलब क्या कह सकते हैं, कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बुराई उसकी करते हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति से बात करते हैं उसके संदर्भ में। तो उसको बताते हैं कि ये इनकी कमी है। एक इतिहासकार को ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होकर के लिखना चाहिए। अगर वो आपके साथ बुरा किया तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके साथ जो उसकी अच्छाइयां हैं उनको ना लिखते हुए आप उसकी बुराई करेंगे। ठीक है। और जो बंगाल का एक बख्तियार खलजी जो शासक हुआ, ठीक है, जिसने नालंदा को ध्वस्त किया, उसके विषय में हसन निजामी बहुत कम बात करता है। उसके विषय में ये बात करते हैं, कहते हैं नालंदा को ध्वस्त किया, उसने वहां पर लूटा, इस बख्तियार खलजी ने, उसके विषय में भी ये बात करते हैं मिनहाज सिराज। ठीक, तो रेहान के विषय में बात करते हैं और आलोचना जैसे मैंने बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इनके